नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत में जो कुछ भी हुआ वो हम सभी ने देखा। कहते तो हैं कि भारत की संस्कृति ऐसी रही है जिसमें महिलाओं को बड़ा इज्जत, बड़ा सम्मान दिया जाता है। कहते भी हैं कि अ, देवता वहीं निवास करते हैं जहाँ महिलाओं की इज्जत, उनके सम्मान की बात होती है। आपको पता है कि मैं एक कामकाजी महिला हूँ और मेरा जो वर्क प्लेस है वो मेरे हिसाब से बहुत सुरक्षित है, लेकिन भारत में ऐसी तमाम महिलाएं, ऐसी तमाम लड़की हैं जो जब अपने कामकाज के लिए अपने घरों से बाहर निकलती हैं तो कई बार उनको बसों में, कई बार जिस ऑफिस में वो रह रही होती हैं उनके कलीग्स के द्वारा, उनके जो सीनियर्स होते हैं उनके द्वारा उन्हें एक मानसिक प्रताड़ना और एक शारीरिक शोषण फेस करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो इस तरीके की इन सभी जो चीज उनके साथ हो रहे होते हैं उसके लिए आवाज उठा पाती हैं। बहुत सी ऐसी होती हैं जो नहीं उठा पाती हैं। बहुत सी ऐसी भी होती हैं जो अपने उन सभी चीजों को फेस करते हुए अपना वो प्रोफाइल छोड़कर घर लौट जाती हैं। ये सारी चीजें हम सभी देखते हैं। इन सभी चीजों पर आज के ठीक 10 साल पहले एक कानून तो बना था, लेकिन वो कागजी रह गया क्योंकि उसमें जितनी भी शिकायतें गई वो उस तरीके से नहीं है जितनी महिलाएं घर से निकलकर काम करने निकलती हैं। उनके आंकड़ों को देखा जाए और जो विशाखा गाइडलाइन जो बनी थी उस पर जितने अभी तक जितने शिकायतें दर्ज हुई हैं उनको देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं कि महिलाएं अभी भी खुलकर अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा बता रही हैं। देखिए दोस्तों, जितनी बता रही हैं उन पे किस तरीके का कानून काम कर रहा है, उनको जो महिलाएं अपनी पीड़ा, अपना दुख बता रही हैं उन पे सरकार और अपना जो देश है, अपने देश के जो नागरिक हैं कितना जागरूक है, इसकी एक छोटी सी झलक नजर आती है जब साक्षी बोलती हैं। वो महिला पहलवान है जो हमारे लिए न जाने कितने पदक ला चुकी हैं। वो महिला पहलवान है जिन्होंने देश को कई बार गौरव का अनुभव कराया है। वो महिला हैं जिन्होंने कई बार तिरंगे का मान बढ़ाया है। वो जब अपनी पीड़ा, अपना कष्ट बताती हैं, वो जब बताती हैं कि किस तरीके से उनका जो संगठन है, किस तरीके से वो एक तरीके की शारीरिक पीड़ा झेली है, वो सारी चीजें जब वो बता रही होती हैं तो हमारा समाज उसे किस तरीके से देख रहा होता है, कितना बोल रहा होता है, कितना सुन रहा होता है और कितना नजरअंदाज कर रहा होता है, ये सभी हम सभी ने देखा। सिर्फ साक्षी की बात नहीं है, अभी हाल ही फिलहाल में एक और मामला तब सामने आया था जब एक एक जज जो न्याय देती हैं वो खुद अपनी पीड़ा बताते हुए इच्छा मृत्यु की मांग करती हैं और ये कहती हैं कि मुझे मृत्यु दी जाए, इच्छा मृत्यु चाहिए मुझे, और अपनी पीड़ा वो बताती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस पूरे मसले पर बात करने के लिए सिर्फ एक तरफा मैं बात नहीं करूंगी। आप सभी सोच रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा ओपनिंग दे रही है 3 मिनट का, तो लग रहा है पूरा यही बात करेंगी। सिर्फ मैं बात नहीं करूंगी, आपको फ्रेम में 2 लोग और नजर आ रहे हैं। मैं सब समझना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि ये जो साक्षी का जो मामला है उसको हम किस तरीके से देखें। हम इसको एक खिलाड़ी की पीड़ा के नजरिए से देखें या हमारे जो गेम्स होते हैं उसमें महिलाओं का कितना प्रदर्शन है उस पे देखें, या हम जो कामकाजू महिलाएं जो काम कर रही हैं वो जो फेस कर रही हैं उस पे बात उस परिप्रेक्ष्य से देखें। किस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे ये आगे बातचीत में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद आप सभी लोगों से सर बारी बारी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र सर से बात करेंगे, राजेंद्र सर से बात करेंगे और इस पूरे मसले को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम बात कर रहे हैं यौन शोषण के आरोप को लेकर महीने भर धरने पर बैठ चुके पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने पर भारी निराशा जताई थी। वहीं इसके एवज में बजरंग पुनिया ने जहां पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया, वहीं देश की इकलौती महिला ओलंपिक मेडल विनर पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा कर दी। इस घटना के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया व इसकी गतिविधियों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। इसी में आगे बात करें तो इस घटना से यह साबित होता है कि खेल संघों का संचालन कितने अनप्रोफेशनल ढंग से चलाया जाता है, जिसके कारण देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण
की शिकायतें हैं देखने में आती रही हैं। महिलाओं खिलाड़ियों के प्रति होने वाले यौन दुर्व्यवहार की कुछ घटनाओं का यहाँ जिक्र करना लाजमी होगा। देश के खेल जगत में फीमेल एथलीट सेफ्टी पर उस समय प्रश्न चिन्ह लग गया जब 2010 में एक महिला खिलाड़ी रंजीता देवी ने इंडियन वुमेन हॉकी टीम के तब के मुख्य कोच महाराज किशन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। आपको बता दें 2014 के एशियाई गेम्स के दौरान वुमेन जिम्नास्ट ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी कि जिम्नास्टिक कोच मनोज राणा ने जिम्नास्टिक सत्र के दौरान उनके साथ अनैतिक व्यवहार कर उनकी गरिमा को चोट पहुंचाई थी। वहीं 2021 में कई महिला एथलीटों के हवाले से तमिलनाडु के ट्रैक एंड फील्ड कोच पी नागराज पर यौन शोषण के किस्से सामने आ रहे थे। खेल जगत में तब खलबली मच गई थी जब 19 वर्षीय एक महिला एथलीट ने आगे आकर नागराज के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा था कि मैं ही नहीं, कई खिलाड़ियों को इस कोच द्वारा धमकी भी दी गई थी कि अगर इस बारे में एक शब्द भी कहा तो वह उनका करियर खत्म कर देगा। बाद में इस प्रसिद्ध खेल कोच को महिला खिलाड़ियों के साथ अनैतिक व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। 2022 में सीनियर महिला एथलीट ने टीम के कोच आर.के. शर्मा के खिलाफ अनैतिक व्यवहार की शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि एक विदेशी परीक्षण शिविर के दौरान उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया। जांच में कोच खिलाफ लगाए गए आप सही निकले और कोच स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आर.के. शर्मा का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया। केवल भारतीय खेल जगत ही नहीं बल्कि विश्व खेल जगत में भी महिला एथलीटों व खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतें आती रही हैं। विश्व खेल जगत में उस समय दहल गया जब 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग टीम के सदस्य सिमसुक ही ने अपने पूर्व कोच चो जे बियोम पर 17 साल की उम्र से ही उसके साथ बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें इसी प्रकार यूएसए जिम्नास्टिक टीम के पूर्व डॉक्टर लहरी नासर पर आरोप लगे थे कि उन्होंने चिकित्सा उपचार की आड़ में सैकड़ों महिला जिम्नास्टों का यौन शोषण किया है। इस घटना ने यूएसए जिम्नास्टिक के भीतर सुधारों की प्रक्रिया भी तेज हो गई थी, जिसके तहत पूरे बोर्ड में इस्तीफा देना पड़ा था। आपको साथ ही हम ये भी बताते चले, अब देखना यह है कि देश महिला एथलीट की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है, क्योंकि 18 जनवरी 2023 विश्व स्तर की महिला एथलीटों ने सामने आकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण व दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। तो आपने एक हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखी है। अब मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले राजेंद्र सर आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे ये समझाइए कि जब आप एक महिला को लीड करते किसी भी कंपनी में देखते हैं, उसके बाद वो महिला शोषित होकर अगर एक पर्चा लिखकर समाज में रखती है, तो क्या एक तबका उसके साथ खड़ा नजर आता है? क्योंकि साक्षी वाले मैटर को अगर हम देखें और महिला पहलवान सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, वो धरना प्रदर्शन की 40 दिनों तक लगातार करती रही, लेकिन तब भी देश के प्रधानमंत्री ने किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया, और तमाम महिला मंत्री हैं जो बैठती हैं, संसद में बैठती हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मृति ईरानी जी भी हैं, उन्होंने भी किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया। तो आपका क्या नजरिया बनता है जब आप इस तरीके की चीजें देखते हैं? तो धन्यवाद पल्लवी। आपकी रिपोर्ट में जो महिलाओं की समस्याओं के बारे में बताया गया, जिसमें आपने चूक एंगल खिलाड़ियों का लिया, जिसपे आपने देश और विदेश के खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाए, जो खड़े किए, वो वाकई बड़े चौंकाने वाले और बहुत ही गंभीर है। और चूक बात करेंगे, चूक हम लोग अभी जो अपने देश में देख रहे हैं, अपने कंट्री में देख रहे हैं, जिस चीज से पूरा देश फेस कर रहा है, और महिला खिलाड़ियों की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ पे टिक रही हैं, ये तो सबके सामने है, वो तो है ही। बात करते हैं अगर हम साक्षी मलिक की, तो
ये सिलसिला पूरा अब उसके डीप में नहीं जाएंगे। जनवरी से शुरू हुआ, फिर अप्रैल में उन्हें दोबारा करना पड़ा, और उसके बाद जब वो गंगा में बहाने जा रही थी मेडल, तो एक वर्ग ने, एक समुदाय ने उनको रोक लिया और वापस आ गई, और उनको लगा कि हमको हमारे जो आरोप हैं उनकी जांच होगी, एक तो कोर्ट में, और दूसरा हमारा जो राजनीतिक सत्ता है उसने ये आश्वासन उनको कहीं ना कहीं मिला कि हम जो रेसलर संघ है, जो भारतीय कुश्ती संघ है, उस पर हमारी मौजूदगी रहेगी और खिलाड़ियों की मौजूदगी रहेगी। उसमें पॉलिटिकल लोगों को कम लिया जाएगा। ये उनकी दो तरह की मांगे थी, हम्म। और ये मामला यहीं का यहीं दब गया था। उसके बाद लोग इंतजार करने लगे थे, लेकिन अब केस तो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो उसका निर्णय आएगा, वो तो ट्रायल होगा, वो सारी चीजें लोअर कोर्ट से ट्रायल होगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, उसमें समय, वो एक प्रक्रिया, उसमें समय लग जाएगा। लेकिन इस बीच जो भारतीय कुश्ती संघ जो सस्पेंड चल रहा था, जो अभी जिसकी पूरी कार्यप्रणाली अभी बंद पड़ी थी, उसके अचानक चुनाव हो जाते हैं, हम्म। और चुनाव में जिसके ऊपर आरोप था ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उसी का हेंचमैन या उन्हीं का करीबी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये विवाद फिर से खड़ा होता है, और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट बता रही है कि यहाँ पे साक्षी मलिक आके वो, उनको ये स्थिति होती है कि उनको घोषणा करनी पड़ती है कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ। उनके समर्थन में और भी लोग आ रहे हैं, आपकी रिपोर्ट भी बता रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हिंदुस्तान में या भारत में और भारत के बाहर, जो आज हम बात करेंगे खिलाड़ियों की, महिला सुरक्षा में तो वर्ल्ड में हर तीसरी, या जो एवरेज है वो पूरे वर्ल्ड में तीसरी महिला जो है किसी ना किसी वायलेंस की शिकार है। ये तो रिपोर्ट और सर्वे बताते हैं। भारत भी उनसे कहीं अलहदा नहीं है, विश्व की रिपोर्ट ये बताती है। और खिलाड़ियों की स्थिति, जब पूरे समाज की स्थिति है, तो खिलाड़ियों की भी स्थिति कमोबेश यही होगी। आपकी रिपोर्ट भी बता रही है कि हिंदुस्तान के अलावा कई देशों में भी ये आरोप लगते रहे, तो वो तो चिंता का विषय है ही। लेकिन हमने निर्भया के बाद से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। जस्टिस JS वर्मा की जब रिपोर्ट आई 630 पन्ने की, तो हम उसमें जो सवाल निकले, उस पे हमने 2013 में कानून बनाया, और ऐसा लग रहा था कि अब महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, कम से कम हिंदुस्तान। ऐसी एक आशा की किरण लगी थी। जैसे अभी आपने कहा विशाखा रिपोर्ट अब आई, वो लागू भी होती है, वो लागू है, लेकिन उस पर अमल होता है कि नहीं होता है, ये देखने की बात। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि अब हम महिलाएं सुरक्षित होंगी हिंदुस्तान में। लेकिन ये केस जो वर्ल्ड लेवल के ओलंपियन, हमारे मेडल जीतने वाले लोगों ने लगाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर घटना है कि इस घटना पे अभी इसकी तो जांच, इसको तो राजनीतिक सत्ता को स्वयं बढ़ के आना चाहिए था कि वो उसको जांच कराए, और दूध का दूध पानी का पानी करे, और इस राग को, इसको बंद करे, इसको पटाक्षेप करे, और इससे लेसन लेते हुए और आगे एक नजीर पेश करे। लेकिन ऐसा नहीं। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब हम कितने, मतलब हमारी मंशा क्या है, हम नियम बना देते हैं, कानून बना देते हैं, महिलाओं का बंधन, अभिनंदन सब करते हैं, लेकिन हम करते क्या है, बिल्कुल। इसको और वो हमको भी देखना पड़ेगा। ओलंपिक खेल में पदक लाने वाली पहली महिला थी। मतलब ऐसे कहा जाए तो उन्होंने एक एक दीपक दिया था समाज को। पहलवानी लड़कियां बिल्कुल। करेंगी और ओलंपिक में मेडल लाने वाली वो लड़की, उनका जब हौसला टूटता है और वो ये कहती हैं कि जिस गेम की वजह से भारत का सर ऊंचा हुआ, वो गेम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं, तो फिर तो सवाल खड़ा ही होता है कि आखिर इतने दिनों से लगातार वो बच्ची कहना चाह रही हैं, वो भी आम लड़की नहीं है, वो ऐसे कहें तो भारत का एक गौरव है, भारत का अगर ये कहा जाए शान है तो वो शान है। उसके बाद भी वो अपनी बात को जहां तक पहुंचाना चाहती हैं वहां तक नहीं पहुंचा पाती हैं। उसके बाद वो जूते जब वहां टेबल पर रखती हैं, तो मुझे लगता है कि देश की वो तमाम बेटियां तो सोच रही होंगी कि वो भी कभी किसी गेम में आगे बढ़ेंगी, साक्षी को देखकर जिनका भी हौसला शायद बढ़ा हो, वो उस समय तो टूट कर बिखर ही गया होगा जब वो खुद ही से कहने लगी कि अब मैं ये गेम छोड़ रही हूँ। मैं सर विजय जी आपसे समझना चाहती हूँ कि जैसे
ये क्या सिर्फ इसी गेम में है, रेसलिंग वाले गेम में ही ऐसा है कि एक पार्टी है और एक पार्टी के कोई विशेष इंसान है जिनके लिए खिलाड़ियों ने आवाज उठाई और क्योंकि वो बहुत चहीते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या सिर्फ रेसलिंग वाले गेम में ही ऐसा है या फिर हर गेम में ऐसा होता है? तो देखिए पल्लवी जी, इस मुद्दे को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो देखिए एक्चुअली है क्या, जो मेरी समझ कहती है, साक्षी मलिक हो या अभी ये मुद्दा हाईलाइट क्यों है, क्योंकि जितने भी अभी ये जिन्होंने आरोप लगाया है, जो विक्टिम्स हैं, वो मेडल होल्डर हैं, पदकधारी हैं, वो हम्म। उन्होंने मेडल लाया है, तो ये मामला तूल पकड़ा है। तो आप एक चीज मुझे बताइए कि क्या ये सिर्फ पदकधारी उनके साथ हुआ है, या जो जो अभी तक मेडल नहीं लाए क्या उनके साथ भी होते रहा है? ये चीज समझने वाली बात है। क्या ये सिर्फ रेसलिंग में है या और भी अन्य गेम में है, और ऐसा है तो क्यों है, मूल जड़ क्या है, कारण क्या है? ठीक है, तो जो मैंने हम्म। पढ़ा और समझा तो मुझे ये समझ में आया कि मूल जड़ में क्या है। देखिए, जो कुछ अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो एथलीट्स में जो लड़कियां आती हैं जितनी भी इंडिया में, वो मतलब अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हैं, है ना? कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बहुत ज्यादा लड़कियां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आती हैं एथलीट्स में, उसके बाद गांव से आती हैं, और लड़कियां मतलब साक्षी के केस में भी जो उनके पिता हैं वो बस कंडक्टर हैं, हाँ, तो मैं वही कह रहा आर्थिक रूप हूँ, से देखा जाए तो वो भी क्लास लोअर मिडिल क्लास बहुत अंडर प्रिविलेज और खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आती हैं। तो अब इस केस में होता है क्या, वो लड़कियां जो है पहले ही बहुत घर से लड़ झगड़ के आती हैं, उनको घर से हम्म। निकलने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी ऐसे, खास करके इंडियन कल्चर ऐसा है कि हम लड़कियों को घर में ही देखना अच्छा लगते हैं, पसंद करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हमारी अगर कहीं जॉब जॉब करें तो टीचर बन जाए या बैंक में क्लर्क बन जाए, है ना, मैनेजर, कोई भी। बहुत ज्यादा वो ऐसे जॉब में भी नहीं देखना चाहते हैं फिर हाई क्लास के लिए। तो जो एथलीट्स में खास करके लड़कियां आती हैं, बहुत गांव से आती हैं, अंडर प्रिविलेज एरिया से आती हैं, उन जगह से आती हैं। अब होता है क्या, वो लड़ झगड़ के वहां पर पहुंचती हैं, ठीक है। अब वहां जब पहुंचती हैं तो आज भी जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, चाहे वो मैं रेसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में किसी की बात कर, रेसलिंग नहीं, बैडमिंटन कह लीजिए, साइकिलिंग कह लीजिए, बॉक्सिंग कह लीजिए, कोई भी, उनके जो स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो भी हैं, उनके जो हेड हैं, वो आज भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, है ना। उनकी पहुंच पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। मैंने एक आंकड़ा निकाला है, मैं उसको शेयर करना चाहूंगा, है ना। इसको मैं दिखाऊंगा तो इससे शायद बहुत चीजें क्लियर होंगी। मैं इसको शेयर करता हूं। देखिए, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये स्पोर्ट्स दिखा रहा है और उनके प्रेसिडेंट हैं, वो दिखा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं वो आता है। अब देखिए, एक स्पोर्ट्स है एक्वेटिक्स, मतलब ये स्विमिंग का ही, तैराकी का कोई गेम है। इसके हैं दिगंबर वी कामत, ये आईएनसी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। आर्चरी में इंडिपेंडेंट है, बाकी बैडमिंटन में देख लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी से। सॉफ्ट बॉल में इंडियन नेशनल कांग्रेस, बास्केटबॉल में प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, साइकिलिंग में आप देखिए परविंदर सिंह दिनसा, ये हैं एसएडी श्रीमोनी अकाली दल से हैं। फुटबॉल से देखिए एनसीपी है। इसके बाद आप जूडो में आ जाइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कराटे में इंडियन नेशनल कांग्रेस, शूटिंग में आ जाइए इंडियन नेशनल कांग्रेस, टेबल टेनिस में आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोक दल है, ये दुष्यंत चौटाला। वेट लिफ्टिंग में आइए तो एजीपी आसाम की एक पार्टी है। रेसलिंग में आ जाइए तो भारतीय जनता पार्टी, है ना। टाइकोंडो में इंडियन नेशनल लोक दल और बीजेपी। और ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जितने भी स्पोर्ट्स आप देख लीजिए, उनके जो हेड हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन के, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब होता क्या है कि जब लड़कियां इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हैं तो उनके साथ अगर कोई शोषण करता है, यौन शोषण करता है, किसी भी तरीके का शोषण करता है, तो घर में नहीं बता पाती है। एक तो पहली बात, इन लोगों किसी, चाहे वो, अगर मैं कहता हूँ ये लड़कियां ही नहीं है, अगर कोई लड़का भी है, कोई पुरुष भी है, तो इतने पावरफुल लोगों से कोई भिड़ नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। हम आपकी भी हिम्मत, ठीक है। तो और ये लड़कियां ऐसी जगहों से आती हैं तो ये घर में बता भी नहीं सकती हैं कि भैया मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, ये गलत हो रहा है, क्योंकि जिस दिन वो बताएंगी तो घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधे कहेंगे बोरिया बिस्तर बांधो और घर आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक मूल जड़ जो मुझे समझ में आ रही वो है, और इसका इलाज आप समझ सकती हैं क्या है भैया, ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो हाथों से है ना, इसको छीनना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को रखना पड़ेगा, तब जाके सीधे आएंगे। और मैं एक चीज और देखा, जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसमें किसी की जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट महिला नहीं है, सब पुरुष है, एक्सेप्ट एक मैंने नाम निकाला था, बड़ी, ये है आपकी
क्या है, राज लक्ष्मी सिंह देव, ये प्रेसिडेंट है रोविंग फेडरेशन की। रोविंग मतलब जो नाव चलती है चप्पू वाली, उसकी रेस जो होती है उसकी है, एक सिर्फ महिला। बाकी कोई महिला किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन की चीफ नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है। तो मूल जड़ जो मुझे समझ में आया, यही समझ में आया है, और यही मूल जड़ है कि ये हो रहा। और बात यह है कि ये चीजें सामने आई हैं, और क्यों सामने आई है, तो क्योंकि अब से आरोप हमें जिसने खुलकर लगाया बात करनी चाहिए। हाँ जी। जब जागो तभी सवेरा, अगर अभी ये चीजें सामने आई हैं तो अब से खुलकर बात किया जाए कि आगे अब आने देखिए, वाली जो अब लड़कियां हैं। हाँ, ये अच्छी बात आपने कही। अब देखिए, इसमें जागो सवेरा तो हो जाएगा, हम तो समझ लेंगे, लेकिन देखिए इनको अपॉइंट कौन करता है? जितने स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इनको अपॉइंट करने वाले जो है रूलिंग पार्टी होती है, या पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ही अपॉइंट करती है ना। अब इस केस में क्या होगा, हम आप जाग जाएंगे, लेकिन कोई पार्टी जो है वो अपने बंदों को छोड़ेगी नहीं, वो अपने हाथ से कोई पोस्ट जाने नहीं दे सकती, समझ रही है ना। तो ये इम्पॉसिबल है। कोई भी, आज मैं कह रहा हूँ, आज तो ये सामने आया, लेकिन क्या कांग्रेस में आपके साथ दूध के धुले हैं? नहीं है। किसी भी पार्टी में कोई नेता दूध का धुला नहीं है। सब आते हैं, सब ये एक खाने का जरिया है, ये तो सेकेंडरी है। एक तो मान लीजिए ये जो हो रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये तो है ही, और ये जो प्रेसिडेंट बन के लोग बैठे हुए फूड स्पोर्ट्स फेडरेशन में, एक ये आमदनी का जरिया है, ये घोटाला, ब्लैक मनी इकट्ठा करने का जरिया है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पोस्ट को अपने से जाने नहीं देगी कि किसी हम स्पोर्ट्स पर्सन को ये पोस्ट दे। तो मूल जड़ ये है, और ये बहुत ही मुश्किल काम, बहुत है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप इन चीजों को बदल दीजिए। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठेंगे ऊपर, वो शोषण करते रहेंगे, और जब तक समाज की ये मानसिकता रहेगी कि भैया हमारी लड़कियां, जो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि बेटा से टू नो, आजकल सिखा दिया जाता है, बच्चा कोई गलत कर रहा है, लड़कियों को सिखाया जाता है बड़ी अच्छी बात है, नो बोलो, नहीं बोलो, लेकिन अभी भी इतना समाज एक्सेप्ट नहीं करने वाला है कि लड़की बोल दे नो और ये बात उछले तो घर वाले उसको वहां पर रहने दें। तो समाज की भी है मिली भगत, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनके हाथ में चीजें हैं। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से ये सारी चीजें, घटनाएं हो रही हैं और होती भी रहेंगी। गांधी जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, हमारे यहाँ जैसे अब महिलाओं की बात की जाए तो हम पॉपुलेशन का आधा हिस्सा तो रखते ही हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि कितनी महिलाएं लीडर के रूप में सामने आती हैं, चाहे वो गेम का फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, या वो कोई भी ऐसा नहीं, कहीं मुझे नहीं लगता कि आधे की हिस्सेदारी में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। नियम और कानून भले ये कहते हो कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, और पता नहीं कितनी बढ़ रही है, कितनी नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन इसके बाद भी वो महिलाएं जो रेसलर हैं, जो सबसे ज्यादा मजबूत हैं, शारीरिक रूप से मजबूती की बात की जाए तो ये महिलाएं तो सबसे ज्यादा मजबूत हैं। अगर इनके साथ किसी तरीके का शोषण हो रहा है तो ये महिलाएं तो इतनी सक्षम हैं कि ये पलट का जवाब दे सकती हैं, या ये महिलाएं तो इस काबिल हैं कि ये शायद लड़ सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से महिलाओं का वापस घर लौटना या गेम को छोड़ देना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पे दो बातें हैं साथ साथ हैं। एक तो महिलाओं का भागीदारी और महिलाओं की सुरक्षा, और खेलों में महिलाओं की स्थिति, देश में और देश के बाहर महिलाओं की स्थिति क्या है, दोनों को अगर हम तुलना करें तो पहले हम आपकी पहली बात का जवाब दे रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। हम ठीक है, आधी आबादी की बात तो होती है, लेकिन सत्ता का चरित्र ऐसा है कि सिर्फ बात होती है, हम बात पे कामयाब नहीं होते हैं, बात को हम कार्य रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं। ये है, और इसके लिए अभी बहुत अभी संघर्ष और करना पड़ेगा महिलाओं को। अब देखिए अभी एक तो देखिए महिलाओं की क्या है, अगर हम देश की बात करें तो महिलाओं में तरह तरह के, जैसे ये तो बाहर का हो गया कि एक प्रतिष्ठान में या बाहर उसके वर्क एनवायरनमेंट में जो उसके प्रति होने वाले अपराध है। दूसरा, उसके प्रति एक डोमेस्टिक वायलेंस भी की शिकायतें हिंदुस्तान में हैं, और एक आधी आबादी इसकी लगातार मांग कर रही है कि हमारी इस बात को माना जाए और इसको कानून और सख्त किया जाए और बनाया जाए। ये कानून तो है, लेकिन वैसा कानून नहीं है जिस तरह से कानून होना चाहिए। और अभी हाल में जो हमारी सीआरपीसी बदली गई, जिसमें कानून बनाए गए, और दुर्भाग्य इस बात का है कि ये जो आधी आबादी का जो डोमेस्टिक वायलेंस में जो महिलाएं मांग कर रही थी कि हमको मैरिटल रेप जिसे हम कहेंगे, ये एक कानून अभी हिंदुस्तान में नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा हूँ, फिर मैं एनवायरनमेंट की बात हूँ। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा आधी आबादी का 20-25 साल से है कि इस पे कानून बने, लेकिन अभी सीआरपीसी चेंज हो गई, उसमें विपक्ष का बाहर रहा,
उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और उसमें ये कानून फिर रह गया बनते बनते। तो देखिए जो अभी बनना था वो बनते बनते रह गया। तो ये तो हो गई डोमेस्टिक वायलेंस की बात। और रही बात इन्वायरमेंट की बात, तो फिर वही है कि जीएस वर्मा की रिपोर्ट पे कितना अमल होता है, वो कितने कानून हैं, और इतने कानून के बाद भी एक आरोपी बाहर रहता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ये सबके सामने है, ये एक नजीर है। ये तो हिंदुस्तान की बात हो गई जहाँ पे हम बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। अब आते हैं, अब मुझे अभी जैसे आपकी रिपोर्ट में यूएसए का प्रकरण आया, आपकी रिपोर्ट में साउथ कोरिया का आया, मैं आपको बता दूं एक और है चाइना का, जहाँ देखिए सत्ता का चरित्र केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लगभग एक साथ दिखता है। चाइना की एक खिलाड़ी थी, ये टेनिस खिलाड़ी पेंग 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 सुआई पेंग सुआई, उसका 2021 में ये मामला आया था कि पेंग सुआई ने वहां की एक बहुत बड़े पार्टी के लीडर, जो जैसे हम ये कहेंगे जो प्रीमियर होते हैं उनके यहाँ, एक प्रीमियर होता है, एक वाइस प्रीमियर होता है। तो जो वाइस प्रीमियर था उसके ऊपर ये आरोप थे, और ये थे कि इसने हमारा शोषण किया, बल्कि बलात्कार के आरोप लगाए थे और लगातार लगाए थे, और वो मामला भी बहुत फूल पकड़ा था उसके बाद। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि चाइना में भी वो तो एक तरह से हमारे यहाँ जैसा लोकतंत्र वहां नहीं है, वहां तो और बातें बिल्कुल अपने तरह से कर लिया जाती, जो राष्ट्र चाहता है वो कर लेता है। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि खिलाड़ी एक तरफ हो गए, जो WTA जो था, जो वुमेन टेनिस फेडरेशन WTF था, उसने उसके बड़े बड़े खिलाड़ी एक तरफ हो गए, और यूएन ने फिर ये कहा कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 2023 तक अभी वहां पे कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ इसका टेनिस का। और अभी ये है कि 23 में वो प्रतिबंध हटा, और उस पर यूएन मांग कर रहा था नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। वो बात अलग है कि किसी की संप्रभुता को हम चैलेंज नहीं कर सकते, और चाइना उसने कोई जांच नहीं कराई, और उसने पहले आरोप, अब देखिए उसको कैसे वहां कैसे दबाया जाता है, उसने पहले आरोप लगाए और आरोप के बाद वो गायब हो गई खिलाड़ी। जब 2-3 हफ्ते तक वो नहीं कहीं मिली नहीं, इसके बाद जब यूएन ने इंटरफियर किया, तब वो सामने आती है और फिर अपने आरोपों से मुकर जाती है। तो हिंदुस्तान के अलावा भी बाहर भी ऐसी स्थिति है, कम से कम खेल में। तो एक तो खेल जगत की स्थिति ये है, और अब वहां पे चालू हो गया उस जांच का, क्योंकि जांच कौन करेगा, जांच यूएन तो करेगा नहीं, जांच तो चाइना नहीं करेगा। उस जांच में क्या हुआ, लेकिन अब वो खिलाड़ी सार्वजनिक रूप से सबके सामने है, और वहां पे फिर से वो शुरू हो गए। लेकिन चलिए वो तो वहां की बात है, लेकिन इतना इतना जरूर है कि देखिए इतना करना पड़ा हिंदुस्तान में, लेकिन हमें अभी एक उम्मीद की किरण देखते हैं कि अगर उस खिलाड़ी ने जब वो अपना सूझ वहां पे रखे और जब कुश्ती से त्याग पत्र का घोषणा की और उसके आंखों में आंसू आए, तो हिंदुस्तान की आवाम को ने उसको अलग तरीके से लिया, और उसी की परिणाम है कि हमारी राजनीतिक सत्ता को 24 घंटे के अंदर उस पर अमल करना पड़ा, चुनाव रद्द करना और मैं पड़ा। समझता हूँ कि दूसरी बात, एक जनता का आंदोलन जो किसान आंदोलन था, आपने भी कवर किया था, आपने भी देखा था, या तो सत्ता वहां पे अमल की, और दूसरी बार एक महिला खिलाड़ी के बाद पे जब उसके आंसू निकले तो सत्ता झुक गई, और उसको उसका परिणाम आपके सामने है कि वो कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। अब जांच होगी, और उसके बाद फिर क्या होता है ये तो अब डिसीजन सत्ता के हाथ में क्या होगा। लेकिन हाँ, इन्वायरमेंट तो नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए हमको आधी आबादी को हर जगह पूरा करना पड़ेगा, संसद के अंदर भी हमको पूरा करना पड़ेगा, और वहां पे कानून बनाने में हमारी जब भागीदारी पूरी तरह से होगी, तभी इस आबादी के लिए कानून बन पाएंगे, और जो प्रभावी होंगे, मेरा मानना है। अच्छा विजेंद्र जी, अब मैं आपकी तरफ चलती हूँ। मैं ये समझना चाहूंगी आपका इस पे क्या नजरिया बनता है जब आप देखते हैं कि महिला, वो भी महिला, वो महिला नहीं, एक 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 मैं ये कहूँ कि लीडर के रूप में आपको नजर आने वाली वो महिला जो कई बार जब मैं देखूं तो वो बहुत अच्छे अच्छे गेम में बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है, कई बार भारत के लिए मेडल्स लाई हैं, उसके बाद भी वो एक बार प्रोटेस्ट करती हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती, फिर प्रोटेस्ट करती हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती,
फिर जब वो कुश्ती छोड़ने की बात करने लगती हैं, तब उनकी बात सुनी जाती है। सुनी क्या जाती है, मतलब जिस इलेक्शन के लिए वो बोल रही होती हैं, उसके बाद बस वो इलेक्शन रद्द होता है। लेकिन जो बड़े नेता हैं, जिनसे उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेंगे, वो नहीं बोलते हैं। तो आप ये जब पूरा सब कुछ हो रहा था, तो उसको आप कैसे देख रहे थे? आपका क्या नज़रिया बन रहा था? आप क्या समझ रहे थे? अभी देखिए सर, एक बात बता रहे थे वो बड़ा अच्छा। सो देखिए, सिक्योरिटी होती है, जब एक सोसाइटी बनती है तो सिक्योरिटी आती है। तो जैसे अब एक स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स की एक सोसाइटी है, जितने स्पोर्ट्स मैन हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, हॉकी, बैडमिंटन, कोई भी हो, है ना। जैसे सर ने बताया था अभी, चाइना का एग्जाम्पल दिया था कि वहां पर एक ऐसा मामला सामने आया, तो सारे स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने थे, उन्होंने डिनाई कर दिया कि भैया मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या हुआ, ठीक अपोजिट। इंडिया में देखिए क्या हुआ। इंडिया में जब साक्षी मलिक को मेडल मिला, तो बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किया, ट्वीट किया। यहाँ तो ट्विटर का गेम बहुत ज्यादा चलता है, हैशटैग से। एक हमारे फादर, क्या, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी बोला था देश की बेटी, और पता नहीं क्या क्या बोला गया था, है ना। लेकिन जब यही लड़कियां जब आके रोड पे प्रोटेस्ट करने लगी कि भाई मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ है ना, क्या उन्हें नहीं पता है कि ये सच्चाई है या गलत या नहीं होता है? बिल्कुल हो सकता है, और होता ही होगा। और मैं कहता हूं उनके साथ नहीं हुआ है, जिन्होंने आरोप, मैं कहता हूं नहीं हुआ, लेकिन ये सच्चाई है कि ये होता होगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया। तो उन्होंने क्या, उस समय किसी की जबान नहीं खुली। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन इंडिया में हैं, किसी ने नहीं बोला कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक बड़ा स्पोर्ट्समैन आकर के इसमें कूद गया होता, तो ये मामला ही बिल्कुल उलट हो जाता। लेकिन यहाँ सीधे सीधे अलग कर दिया गया। और दूसरी बात ये कि अभी 78 पार्लियामेंट में जो मेंबर, 78 फीमेल मेंबर्स है पार्लियामेंट में, तो वो आवाज उठा सकती हैं, महिलाओं की बात वो कर सकती है। लेकिन यहाँ होता क्या है, उलट। एक एमपी है, वो कहती है, जब उनको कोई पार्लियामेंट में दिनेश कहीं आंख गलत झपक जाती है, तो उनको बुरा लग जाता है कि भैया हमको आंख मार दी गई, उसके लिए हो हल्ला हंगामा शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आती कि देश की बेटियां जो कि देश के लिए मेडल लाई हैं, वो रोड पे बैठी हैं महीनों महीनों, कितने साल होने को है, वो एक एक अदर एक इंसाफ के लिए भटक रही हैं, है ना। तो ये चीजें जब तक नजर नहीं आएगी, तब तक हम क्या कर लेंगे, बताइए आप। अब तो चीजों को देख के ही समझ में आता है कि भैया यहाँ इंसाफ है नहीं, है कि नहीं। अब मैं मुझे इजाजत हो, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ जी जी जी। जी। कि अभी अभी महिलाओं की भागीदारी की बात की, तो अभी जो ये चुनाव हुआ, जिसके पीछे ये सारा बवाल हुआ, उसने इस्तीफा दिया, इसमें भी एक महिला खड़ी हुई थी। ये संजय सिंह के खिलाफ स्पोर्ट्स, ये कुश्ती संघ में एक महिला ही खड़ी हुई थी, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, अनीता शेरोन। लेकिन उसे सिर्फ 7 वोट मिले, क्योंकि जो जो सोसाइटी है ना, उस पे क्या है कि जो 40 वोट मिलने हैं, या 40 या 50 लोगों की सोसाइटी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नीचे वाले संघ में ऊपर कुश्ती संघ में वोट डालते हैं, उस पे उनके प्यादे बैठे रहते हैं पॉलिटिकल लोगों के। तो जब वो वोटिंग होती है, तो वही लोग वोट डालते हैं जो मेंबर होते हैं। तो उसमें सिर्फ उस महिला को 7 वोट मिलते हैं, और वो गोल्ड मेडलिस्ट है। और संजय सिंह का क्या इतिहास है, ये कहाँ खिलाड़ी है, क्या है, कोई नहीं पता है। ये हेंचमैन है, और इनको चुन लिया जाता है। तो ये जो है, ये जो खिलाड़ी चुनाव सर की प्रक्रिया, हम्म, ये खिलाड़ी सर ये इसलिए चीजें, तो नहीं एक महिला बोलते फिर हैं। दूर हो गई। हम्म, जैसे और जब उन महिलाओं की, हम्म, उन महिलाओं की मांग ही यही थी। पहली मांग थी कि हमारे खिलाफ जो शोषण हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, कानूनी प्रक्रिया चले, गिरफ्तारी हो। दूसरा, जो कुश्ती संघ है, उस कुश्ती संघ पे हमारे खिलाड़ियों का वर्चस्व हो, और हमारे खिलाड़ियों का मेंबर हो, हमारी कार्यकारिणी हो, खिलाड़ी हो, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, लेकिन खिलाड़ी हो। यही उनकी मांग थी। लेकिन वही बात की, जैसे अभी आपने एक लिस्ट दिखाई, और जो आपने एक पूरा एक लिस्ट दिखाया कि देखिए सारे फेडरेशन, जिन पे पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक सत्ता से संबंधित लोग वहां पे बैठे हुए हैं, इनका क्या काम। स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स भावना वाला आदमी होना चाहिए, खेल भावना वाला आदमी होने, खिलाड़ी होना चाहिए। तो ये स्थिति है। सर खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ी बढ़िया। इसलिए नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि गेम छोड़ने के बाद डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है राज्यसभा में। तो इसलिए वो लोग नहीं बोलते हैं कि उसके मेंबर बन जाएंगे। क्योंकि जब ये महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, महिला पहलवान, तो इनका विरोध करने वाली भी एक महिला थी जो खुद खिलाड़ी थी। उन्होंने कहा ये लोग हाँ, क्या बोलते हैं, कांग्रेस के कठपुतली हैं, कुछ ऐसा उन्होंने टीका टिप्पणी की थी। तो बिल्कुल। फिर उसमें एक इसलिए खिलाड़ी भी थी, नहीं बोलते हैं। हाँ, और वो भी पहलवान थी, फोगाट, वो वहीं हम्म की, हरियाणा की, इन्हीं की यहाँ की। वो चूंकि हम्म उसको मैं राज्यसभा सदस्य है वो।
तो वही वो आती वही हैं, वही पीटी उषा खुद आई पीटी वहां, उषा। लेकिन पीटी उषा हम्म। ने भी एक ऐसा नाप तौल वाली बात कही जिसमें उनको पक्षधरता खिलाड़ियों की तरफ झुकाव नहीं रहा, ना ही उनकी कोई निष्पक्ष रही। एक्चुअली में इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए था, एक आयोग बनना चाहिए था। उसमें महिलाएं होती, कुछ बड़े स्तर की महिलाएं होती और एक आयोग बनता, उसमें कोई जस्टिस होता, हाई कोर्ट के जस्टिस के अंडर में एक आयोग बनना, वो महिला जस्टिस होती और वो फिर जांच करती। ये जांच तो वही है ना, गोलमोल जांच तो कोई कराना है, जो अभी हमने उदाहरण दिया, जांच कोई कर सत्ता होता क्या है कि देश की संप्रभुता को कोई चैलेंज नहीं करता, तो उसमें दूसरे लोग कुछ बोलते नहीं, और जांच चाहेगा कौन? देश चाहेगा, देश चाह नहीं रहा है। कौन सी बड़ी बात थी? एक उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस को बिठा के आप जांच करा सकते थे, क्या दिक्कत थी? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। नहीं किया। हाँ, अभी मैं देख रहा था वुमेन स्पोर्ट्स फेडरेशन का एक रिपोर्ट देख रहा था। ये वुमेन स्पोर्ट्स फेडरेशन का रिपोर्ट है। उनके हिसाब से 14 साल की उम्र तक एक लड़के के मुकाबले एक लड़की का स्पोर्ट्स खेलना आधा हो जाता है, चांस उसके। मतलब लड़का अगर दो खेलेगा तो लड़की एक। और ये एग्जांपल हमने आपने देखा ही है। एक लड़की रोमा का रोमा एग्जांपल होगा रोमा। रोमा जो हम्म स्पोर्ट्स में खास करके रेसलिंग में अपना करियर बनाना चाहती है ना। दिन रात वो जिम करती है और फल बेचती है। वो लड़की, मैं बता दूं, वो लड़की घर से झूठ बोल के महाराजगंज से गोरखपुर आई और वो फल बेचती है। फल बेच के खर्चा निकालती है, उससे अपना डाइट मेंटेन करती है। जिम में गई, जिम वाले को जब उसकी स्टोरी पता चली तो जिम वाले ने बोला, भाई तुम फ्री में मेरे यहाँ जिम करो, तुमसे पैसा नहीं लूंगा। वो लड़की जिम करती है, पैसा बेच के गोरखपुर में किराए के मकान पे रहती है, कबाड़ सा मकान है। ठीक है। इसके बाद उसके जब उसको दिल्ली जाना हुआ था एक अच्छे मतलब जहाँ भी क्या बोलते हैं, कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूट संस्थान जाना था, तो उसके घर वाले दिल्ली नहीं जाने दिए थे। तो हम लोग, याद है, हम लोग उसके घर गए थे और हमने उसके माता पिताजी लंच भी मिला था, बहुत अच्छा खाना मिला था उनके घर पे गांव पे। हम लोग खाए भी, माता पिता को समझाया तो पिताजी राजी भी हो गए। लेकिन फिर बाद में जब ये मसला सामने आया, है ना, ये रेसलिंग में जो सेक्सुअल हरासमेंट का ये मसला जब सामने आया, बृजभूषण शरण सिंह का केस, उसके बाद से फिर उनके माता पिताजी का मन डोल गया और फिर वो नहीं भेजना चाह रहे थे। आपको याद होगा बल्ली जी। जी और जी वो लड़की ऐसे बिल्कुल वो बैनर लगा करके कि मुझे खेलने जाना है ना, वो ऐसे टांगी हुई थी, आपने इंटरव्यू किया था। तो ये देखिए, पहले ही लड़कियों को अपॉर्चुनिटी कम है, सेफ्टी के इश्यूज आते हैं, ट्रांसपोर्ट, लड़कियां अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती। लड़कियों को अगर 200-400 किलोमीटर, 700, अरे बहुत दूर दूर से दिल्ली में लड़कियां आती हैं, तो उनको ट्रेवल करने कोई छोड़ने जाएगा, कोई लाने आएगा पहले, है ना। और उसके बाद फिर उनको सेफ्टी इश्यूज होता है, क्योंकि आए दिन इतने सारे केस अखबार में माँ बाप पढ़ते हैं, तो सेफ्टी इश्यूज आते हैं। उसके बाद फिर कहीं मन अपना भारी करके अपनी बच्ची को इतना दूर भेजते हैं, उसके बाद जब इस तरह का केस आता है ना, तो फिर वो माँ बाप का दिल दहल जाता है, वो नहीं रह, वापस बुलाना पड़ता है या नहीं भेजना चाहते। तो वैसे ही भारत में स्पोर्ट्स में महिलाओं की, लड़कियों की भागीदारी बहुत कम है। बॉयज से, मैं तो आधा तो गलत है, मुझे तो लगता है आधे से भी कम है, बहुत कम है भागीदारी। और उसमें ऐसे केसेस जो है ना, वो मन तोड़ देते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, चीजें जमीन पर बेहतर दिखेंगी तब जब ये महिलाओं को और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जमीन में उतर के भी कुछ नहीं होने वाला। ये पूरा सिस्टम ऐसे गुथा हुआ है ना कि आप नहीं कर सकते हो। अभी सर ने बताया चुनाव कैसे होता है ना। तो क्यों एकदम निराशे से तो कोई समाधान थोड़ी नहीं, मैं निकलेगा। हम निराश ये नहीं कर कहेंगे रहा कि हूँ ये। हम सभी नहीं नहीं, मिलकर बात करेंगे तो शायद देखिए, मुद्दा बनेगा तो शायद देखिए, मैं तस्वीर निराश बदलेगी। नहीं कर रहा हूँ। मैं चिंता का विषय बता रहा हूँ। ये चिंता का विषय है, ये चिंता करने वाली चीज है। सिर्फ हम छाती हम्म ठोक के कहते हैं हाँ अच्छा हो जाएगा, बात करने से अच्छा हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। समझ रही है, हम्म जिस तरीके से इसको गूंथा गया है, अपने फायदे के लिए बनाया गया है, ये आज का नहीं, बहुत पुराना सिस्टम है। और जिस तरह से बनाया गया है, आपको क्या लगता है इसको भेद देना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और इस पर गंभीर होने की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी गंभीर होना, जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव में इसको मुद्दा नहीं बनाएगी तब तक नहीं हो पाएगा भाई। इसको हम्म मुद्दा बनाना पड़ेगा कि मैं लाऊंगा, बिल लाऊंगा, ऐसा होगा, वो करूंगा। फिर जनता जवाब मांगेगी तो उनको करना पड़ेगा। ये चीजें हैं। तो भाई हम लोग को एज ए नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, ये आवाज उठाना पड़ेगा कि नहीं भैया, इस तरह से नहीं चलेगा। स्पोर्ट्स फेडरेशन के जितने भी प्रेसिडेंट होंगे वो अब स्पोर्ट्स मैन ही होंगे, है ना। आम पब्लिक, एज ए मीडिया पर्सन, हम लोग को ये बात करनी पड़ेगी। एज ए स्पोर्ट्समैन हमें ये बात करनी पड़ेगी, भैया अध्यक्ष हमारा जो होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का तलवे चाटने वाला, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड वाला नहीं होगा, है ना। हमें चाहिए स्पोर्ट्समैन।
तो तब जाके चीजें बदलेंगी, तब दबाव बनेगा। अदरवाइज वो सब अपने लिए जैसे ये बंदर बाट बना रखे हैं, हर जगह से लूट मचाने का धंधा है, तो वैसे ही इसको भी ठगते रहेंगे। और से फिलीपींस ऊपर जैसे होगा। देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश 10-10, 12-12 मेडल गोल्ड ले जाते हैं। एक एक वही तो बंदा मैं कह उनका रही 5-5 हूँ। गोल्ड ले जाता है, एक एक बंदा 12-12 मेडल ले जाता है। चाइना जैसी कंट्री हम्म। 30-35-40 मेडल ले जाती है। तो हम लोग वो सपने देखते ही रहेंगे जब तक हम खुद नहीं। हम क्या चाहते हैं, मंदिर दे दो हमें, मंदिर दे दो, राम मंदिर दे दो, मस्जिद दे दो। अभी देखिए 22 जनवरी को क्या होगा। अभी 22 जनवरी को क्या होगा, लोग खुश होंगे, हिंदू राष्ट्र चाहिए मुझे, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र रह करके क्या आपकी बेटियां रेसलिंग खेलने जाएंगी तो सुधर जाएंगी, वो बच जाएंगी, हिंदुओं से बचा लेंगे हिंद। देखिए ब्रजेन हाँ जी, हाँ। ये जी जी। मसला भी, ये अभी, ये तो मसला अभी विमर्श कुछ और हो रहा होता। अभी हम हम्म। अपमान, जाट का अपमान, उपराष्ट्रपति का अपमान, इसी हम लोग इसी पे बहस बहस कर रहे होते। वो तो ये है कि ये चुनाव हो गया और ये चीज निकल के आ गई, और वो उस जिसने जहाँ पे भी जब काबिज हुआ तो वहां पे दबदबा कायम है, और वो होर्डिंग लग गए, वो सब हो गए, तो वो एकदम से हाईलाइट हो गया मामला। और वो हाईलाइट हो गया तो ये चीज वो उसको, जो पीड़ित है उसको लगा कि अब तो कोई न्याय मिलना नहीं। जैसे अभी पल्लवी जी ने कहा कि एक महिला जज को न्याय नहीं मिल रहा है ना। हम्म। तो ऐसे विभिन्न अलग अलग सेक्टर, वो भी यही कह रही है, सेम है कि एक देखिए, एक मेडल लाई हुई देश की इतनी बड़ी खिलाड़ी, जब मेडल वहां पे जीतता है, तो जब तिरंगा सामने होता है और जब पूरा देश को रोमांचित करता है, पूरा देश खड़ा रहता है, और जब यहाँ आते हैं तो पलक पौड़े बिछा के स्वागत करते हैं। और उस महिला को बैठने के लिए महीनों बैठी रहती है वो जंतर मंतर पे, अपने न्याय के लिए। और एक महिला जज जो एक एग्जाम पास करके आती है पीसीएसजे का, उसके बाद वो यूपीएससी ये के बाद वो उसके बाद वो काबिज होती है, वो जज बनती है एक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के बाद, और वो लोगों को न्याय देती है, तो वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित है। और सोचिए, महिलाएं तो संसद में भी पीड़ित हैं। अब वो किसी अलग तरीके से की जा रही हैं, लेकिन आवाज वहां भी, उनको भी ये कहते हैं कि आप इतना ही बोलिए। नहीं तो, तो नहीं तो सवाल आपको, ये है, हाँ नहीं तो नहीं तो तो निलंबित किया वो अभी जाएगा, संसद से निकाल दिया जाएगा हाँ डिम्पल यादव। हाँ, जो ब्रिजेन जी ने अभी कहा ना कि वहां पे जो विमर्श होना चाहिए वो नहीं करते संसद अब अगर महिलाएं सब इकट्ठे होकर, महिलाएं 78 महिला, अभी ब्रिजेन जी ने सवाल उठाया कि 78 महिलाएं संसद में, लेकिन महिलाओं के मसले पे 78 बढ़ जाएंगी, और उनकी अपनी अपनी जो पार्टी की गाइडलाइन है उसमें वो अपना मत देने लगेंगी। हम्म। उनको फिर ये नहीं देखेगा कि मुद्दा क्या अहम है, या हम संसद में आए हैं तो ये महिलाओं से संबंधित चीज है, इस पे हमको सब एक मत होना चाहिए, हमारी बात को उठा। लेकिन उनकी श्रद्धा उस समय अपने राजनीतिक मास्टर के प्रति श्रद्धा होगी, और जो राजनीतिक मास्टर की गाइडलाइन होगी उसके लिए वो काम करेंगी, वो 78 भी काम नहीं करेंगे। विजयन जी, क्लोजिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये जो विचार विमर्श हो रहा था, इसमें आखिरी अगर आपसे पूछा जाए कि आप निष्कर्ष में अगर चला जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? निष्कर्ष जो था मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वही है कि हमको अपने अपने लेवल पे जागृत होना पड़ेगा और सवाल पूछना पड़ेगा भैया, और जो सही हम्म। जेन्युइन मुद्दों पे पूछना पड़ेगा। ये हम्म। फर्जी वाला छोड़ना पड़ेगा, है ना। हम्म। हर चीज के लिए पूछना पड़ेगा जो हमारी जरूरतें हैं, क्या हम अभी इस एज में हैं, कल को हमारी बेटियां भी होंगी, ये चीजें सोच के काम करना पड़ेगा। हो सकता है वो स्पोर्ट्स में जाना चाहें, और ये हमारे दिमाग में समझिए, ये आज तो निकल जाएगा लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठा रहेगा। तो 20 साल बाद हम्म। मेरी बेटी कहेगी पापा मुझे रेसलर बनना है, तो मेरे दिमाग में "ओह, ऐसा होता है, 20 साल पहले खबर पड़ी थी"। तो क्या हम उस समय इतना मजबूत हो पाएंगे कि हम कहेंगे हाँ बेटा जाओ रेसलर बनो और मेडल लाओ देश के लिए। तो ये सोच रखनी पड़ेगी और इस पे आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी सरकार को बोलना पड़ेगा भैया वोट इसी नाम पे देंगे जब तुम हमारे हमारे बच्चों के लिए सही इन्वायरमेंट बनाओगे, चाहे वो रोजगार के लिए हो चाहे सेफ्टी के लिए हो, है ना। बस यही चीज सबको सोचनी पड़ेगी। और बाकी मंदिर मस्जिद इसको अपने दिल में रखिए, घर में रखिए, वहां पूजा करिए, है कि नहीं। बस इतना ही। राजन जी, आपसे मैं समझना चाहूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरी स्टेटमेंट क्या होगा आपका? फिर वही कि हमको अ, कानून
और सख्त बनाने पड़ेंगे। जो हम अपने देश की बात करें तो जो हमारा महिलाओं से संबंधित कानून, जो महिला रिजर्वेशन की बात हुई, जो अभी सरकार ने मंशा की कि नहीं हम इसको अब बनाएंगे, वो भी किसी प्रेशर में करी, लेकिन उसमें अभी वो एक दूर की कौड़ी है, क्योंकि उसमें समय लगेगा, उसमें सर्वे आएगा, फिर प्रशिमन होगा, और उसके बाद फिर ये होगा कि आरक्षण वो पूरा होगा, अब वो आरक्षण अब लागू होगा। उस पे काम तो शुरू हो गया, वो भी एक दबाव के तहत काम इस सरकार ने किया है। लेकिन हमें आने वाली और ये सरकार रहे या जो सरकारें आए, हमारा वो दबाव बरकरार रखना पड़ेगा हमको, जो आधी आबादी के लिए मजबूत कानून बने और उनका रिप्रेजेंटेशन हो हर जगह। जैसे अब विभिन्न सेक्टरों में हो रहा है, तो संसद में भी हो, और उसके लिए ये हमारा जो रिजर्वेशन बिल है महिलाओं से संबंधित, ये जल्दी से जल्दी लागू हो, जिससे हमारे आधी आबादी वहां पहुंचे और अपनी बात को, जब सभी पार्टियों में वो आधी आबादी बराबर के भागीदारी से होगी या 33% खुली होगी, तो अपनी बात को फिर रखेगी। और कहीं ना कहीं मीडिया के दौर में उनको भी आज नहीं तो कल समझ में आएगा कि अब हमें यहाँ जाना पड़ेगा और हमको इस बात को रखना पड़ेगा जो बात वहां पे। अभी आज मैं देख रहा था कहीं पे एक सांसद को वहां से उसकी जनता ने भगा दिया, आज ही की घटना है, मैं कहीं किसी न्यूज में देख रहा था, उसको लोगों ने दौड़ा के भगा दिया। तो इस तरह से जब ये होगा कि अगर हम अपने लोगों की बात को नहीं रखेंगे, समझ रहे हैं ना, तो वो चाहे महिला होगा चाहे पुरुष होगा, जो आवाम की बात होगी, आवाम के मन में जो चल रहा होगा, जो आवाज होगी, वो संसद में रखी जाएगी, तो कानून भी बनेंगे, कानून और सख्त बनेंगे। और अभी वो कानून सख्त हैं, देखिए अब ये पॉक्सो बनाया गया, लेकिन लगता है फिर भी अपराधी घूमते रहते हैं बाहर, फिर भी जांच के नाम पे बाहर ही रहते हैं। तो जब वो डर होगा लोगों को कि नहीं कानून तो अब छोड़ेगा नहीं, तो वो डर रखना पड़ेगा, और कोर्ट का डर रखना पड़ेगा कि नहीं हमारे ऊपर भी कोई सत्ता क्या है, सत्ता को ये गरूर हो जाता है कि अब हम सर्वे सर्वा हैं। अगर हम कानून पे चलेंगे तो वो कहते हैं हम सब कानून को बदल देंगे। अगर कोई कानून आड़े भी आ जाता है उनके, सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन भी हो जाता है, तो वो होल्ड करके उसके लिए कानून बना देते हैं। वो 3 महीने होल्ड करते हैं, उसके बाद उसी को कानून बना के फिर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सत्ता तो हमारा पार्लियामेंट है जो कानून बनाता है। लेकिन वहां पे जब हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, आज चूंकि महिलाओं की बात हो रही है, तो हम फिर वही कहेंगे कि जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद में भी होगा, तो कानून और सख्त बनेंगे, और इस बात की लड़ाई फिर जो ऊपर से लेके नीचे तक जारी रहेगी। तब हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, और उसका मुझे लगता है कि अब ये शुरुआत हो गई है, जो इतनी ताकतवर सरकार को भी अब झुकना पड़ा और झुकना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। देखिए, जितनी भी महिलाएं पोस्टर पर चस्पा होती हैं, जिनको दिखाकर हमें ये बताया जाता है कि देश में महिलाएं अब बड़ी आगे बढ़ रही हैं, कुछ प्लेन उड़ाने लगी हैं, कुछ देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी होने लगी हैं, आप जरूर उनको देखकर अपना मनोबल ऊंचा करिए, आप जरूर उनको देखकर उनसे कुछ सीखिए, आप जरूर उनको देखकर ये सोचिए कि मुझे भी अपने सपने बुनने हैं, मुझे भी अपने हक के लिए काम करना है। लेकिन मैं ये एक लड़की होने के नाते आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो लड़की मुझे देख रही है उनसे, कि जहां पर अभी आप है ना, वहीं पे से आप अगर अभी से आपने बोलना शुरू किया, अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है, तो अगर अभी से आपने आवाज उठाना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि वो आपको और ज्यादा मजबूत बनाएगा। अगर आपको कोई जैसे इफ टीजिंग हो रहा है, आप बस में चल रही हैं, आपको नहीं है पसंद आ रहा है सामने वाला इंसान का देखने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप टोक सकती हैं, आप बोल सकती हैं, और जब आप बोलना शुरू करेंगी तो समाज बदलना शुरू हो जाएगा। जरूरी है हम सभी लड़कियों को, हम सभी महिलाओं को बोलने का। आप सभी बोलिए और जरूर लड़िए, अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है। जिंदा है तो जिंदा दिखने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख कर भेजिएगा। आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।